अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत सारे प्रोफेशन है, लेकिन आप हेल्थ में ही क्यों आए और किस लिए आए? जब मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आए तो जाहिर है उस वक्त 80s में हर वालदा की ख्वाहिश होती थी हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बल्कि डॉक्टरी प्रोफेशन तो प्रायोरिटी पे था। अब भी मोर और लेस तो MBBS ही है, प्रायोरिटी पे ख्वाब होता है। तो मेरा भी ये था कि MBBS करें, डॉक्टर बने, और कहते भी थे खिदमत करें, तो अल्लाह ताला ने फिर बाद में अमली ज़िंदगी में खिदमत का मौका भी दिया। तो वो ख्वाब की शक्ल में आए कि बनेंगे तो खिदमत भी करेंगे, ज़ाहिर है। तो इधर MBBS FSC कर ली, फिर MBBS किया, फिर MBBS के बाद थी कि कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करूं, लेकिन साथ ही मुझे जॉब मिल गई जिसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट मैं पूरी ना कर सका हाउस जॉब की। फिर मेरा एक्सपीरियंस था 1992 के फ्लड में बतौर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। 1992 वाला फ्लड वो 6 के 6 दरियाओं में आया था, उसमें भी काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ। तो उस वक्त मैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चनियोट था। तो लोगों से डोनेशंस लेके मेडिसिन्स की, क्रूड ऑयल्स की और बाकी सारी चीज़ों की काम किया। और उसी डिस्ट्रिक्ट में झंग में जो उसकी बाकी जो तहसीलें थी, शोरकोट और झंग, उनमें 1 महीने बाद हैज़ा, टाइफाइड, मलेरिया की वबा फैली और उनसे डेथ्स हुई। और चनियोट में फिर अल्लाह की मेहरबानी से सेफ रहा। अच्छा, मैं इस पे भी डॉक्टर साहब आता हूँ, सेफ रहा, लेकिन वो पिछली बात थोड़ी सी रह गई। आपने कहा जी कि वालिद साहब भी मैट्रिक में जोर लगाए, तो हमें याद है कि उस दौर के अंदर वालिदैन सिर्फ कहा नहीं करते थे, बाज़ औक़ात तो बच्चों को बड़ी सख्ती से कहा करते थे कि भाई आपने डॉक्टर के लिए तैयारी करनी है, इंजीनियर के लिए तैयारी करनी है। तो डेफिनेटली बच्चों का अगर टेंडेंसी नहीं थी तो बड़ा मुश्किल भी हो जाता था। तो आप सिर्फ वालिद साहब के कहने पर या दबाव पे डॉक्टरी में आए या अपने शौक से आए? तो उसे मुझे मेरे टीचर्स ने भी मोटिवेट किया, और मेरे उसके बाद टीचर्स की मोटिवेशन के बाद पेरेंट्स ने भी किया। पेरेंट्स तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैट्रिक के बाद में इट्स रियलिटी में आपको बताता हूँ कि 8th का जब 9th में गए तो 4 सेक्शन थे इस्लामिया हाई स्कूल चनियोट में। चारों सेक्शंस ने कहा कि हमने साइंस पढ़नी है। तो फिर पूरे सबका एग्ज़ाम हुआ। तो एग्जाम में मैं वो 200 लड़कों में से मैं अकेला पास हुआ। अच्छा, यानी सारे अच्छा रह गए। साइंस के लिए बुक्स तो हफ्ते एक बाद ऐसे ही साइंस मुश्किल लगी, तो मैंने जो बुक शॉप वाला था वो मल्लेदार था, तो उससे किताबें तब्दील करवा ली। फिर उसके बाद जब वो मेरे एक उर्दू के टीचर ने मुझे देखा कि मैं साइंस नहीं पढ़ रहा, इस्लामियात इख्तियारी में बैठा हूँ, तो उन्होंने मुझे उठाया, भी नहीं जाए आप साइंस पढ़ें। तो किताबें उन्होंने खुद से तब्दील करवा दी मुझे। फिर थोड़े ऐसे बाद फिर मैं आर्ट्स में चला गया। तो मेरे पेरेंट्स को बुलाया उस टीचर ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने कहा भी नहीं, इसको साइंस पढ़नी चाहिए। तो मैं उनके लिए अब भी रेगुलर दुआ भी करता हूँ, फातिहा ख़वानी भी करता हूँ कि जस्ट वो मेरे उर्दू के टीचर्स थे और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि नहीं मुझे साइंस पढ़नी चाहिए थी, और मुझे 3 दफ़ा वहाँ से उठा के भी वापस ले गए कि नहीं भी मैं साइंस पढ़ूँ। यानी वो थे जो ज़बरदस्ती आपको साइंस में लाए, देखा जाए तो। वैसे आपने तो काफ़ी ट्राई की कि आप उसमें ना जाए। नहीं, मेरा उस वक्त इतना शऊर नहीं था ना कि अगर वो प्रैक्टिकली वो रिटन टेस्ट हुआ तो मैं क्लियर कर गया। मैंने जिन लोगों ने वजीफे का इम्तिहान दिया था, वजीफे का इम्तिहान भी 8th में नहीं दिया और उनसे नंबर भी ज़्यादा ले लिए। उन्होंने खुद असेस किया होगा, फिर उन्होंने गाइड किया, कोच किया। असल में इस आलम असबाब में भी जो आपकी नेकी के, भलाई के, अच्छाई के, अच्छी गाइडलाइंस के भी जो असबाब हैं वो अल्लाह की तरफ से पैदा होते हैं आपके लिए, कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, उस पे जाना चाहिए। वो सबब भी पैदा होते हैं, अल्लाह की तरफ से पैदा होता है इस आलम असबाब में, क्योंकि मालिक तो वही है। दो जानों का। फैमिली में और भी कोई डॉक्टर था जो इंस्पिरेशन बनी आपके लिए? नहीं। तो वालिदैन क्या करते थे? आपके वालिद साहब क्या करते थे?
वालिद साहब की शॉप थी और इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो घर में पढ़ाई का माहौल भी नहीं था? मेरे घर में जो लाइट है वो मैं 8th में था जब आई बिजली। तो इससे पहले कैसे पढ़ते थे? उससे पहले रूटीन में लालटेन पे। अच्छा, लालटेन में पढ़ते थे। तो मुश्किल नहीं लगता था कि अब आपने पढ़ना है, बिजली भी नहीं है, आप लालटेन में पढ़ रहे हैं? नहीं, पढ़ना भी, क्रिकेट भी खेलनी और फिर थ्रू आउट पास भी होना। मैं ये ऐनक मुझे पढ़ने से नहीं लगी, धूप में रेत पे क्रिकेट खेलने से लगी है। उतनी स्वीयर रिफ्लेक्शन होती थी छुट्टियों में, सारा सारा दिन खेलते रहना। आगे MBBS में भी मैंने थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, हालांकि रोजाना 2 घंटे अच्छा, शुरू से आपको शौक था पढ़ने का? हाँ, 2 घंटे ट्रैवल करके फैसलाबाद जाना, 2 घंटे ट्रैवल करके वहां से वापस आना और फिर MBBS थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेना। स्कूल कितनी दूर था आपका घर? स्कूल तो तकरीबन 4-5 फरलांग पे था, लेकिन जो मेरा मेडिकल कॉलेज था ना वो 30 किलोमीटर पे था, चनियोट से फैसलाबाद। वो 2 घंटे आने में उस वक्त में और 2 घंटे जाना आना कैसे होता था? रोजाना बस पे, कभी रश है, आधा पौना घंटा ट्रैवल करना, फिर आगे बस पे जाना। वो तो स्टूडेंट वहां कभी छत पे बैठे होते हैं, कभी दरवाजों में खड़े होते हैं, उसी तरह ही ऐसे ही जैसे होता है। तो FSC में मैं स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी था और साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS में एडमिशन भी हुआ। अच्छा। और MBBS में भी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट अटेम्प्ट थी, मैंने 4.5 साल में MBBS किया था और फिर उस जॉब के दौरान ही मुझे जॉब भी मिल गई थी। ठीक। और उसके साथ फिर चलते गए। अच्छा, घर से सपोर्ट मिली उसकी? मसलन जाहिर बात है आप पढ़ तो रहे थे, लेकिन एक स्पेशल सपोर्ट होती है, या वालदा की होती है, वालिद साहब की होती है, जो भी कामयाब लोग आगे बनते हैं चल के, तो पीछे कोई ना कोई एक स्पेशल आपकी सक्सेस के अंदर एक बंदे का रोल होता है। आपकी सारी सक्सेस में किसका रोल है? वालदा का भी और वालिद का भी, दोनों एनकरेज करते थे? दोनों का। देखिए, आज अगर हम अपनी औलाद के लिए कुछ कर रहे हैं माली तौर पे या वैसे, तो हमें अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दिए हैं, लेकिन उनको पास इतने वसाइल नहीं थे। लेकिन कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है या मैं हासिल नहीं कर सकता या मेरे लिए मुश्किल है। सब कुछ उन्होंने दिया, जो भी चाहिए था वो उन्होंने मदद की, दुआ भी की, सपोर्ट भी किया। तो मैं तो अपनी वालिद और वालदा के लिए रोज़ाना दिन में सुबह और शाम को फातिहा खानी करता हूँ और फिर बार बार नियत भी करता हूँ कि जो मैं तिलावत करता हूँ या कोई भी नेक अमल करता हूँ तो वो उसका सवाब मेरे वालिदैन को भी जाए। अच्छा, आपकी सारी कामयाबी में आपके वालिदैन ही का हाथ है या कोई भाभी का हाथ भी है? किसका? आपकी, हमारी भाभी का भी हाथ है आपकी सक्सेस में कि नहीं? हाँ, बाद में है, बहुत ज़्यादा है। ये मैंने सारे पाकिस्तान में काम किया है, पब्लिक हेल्थ में, खासकर EPI में, पोलियो में, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम में, और अच्छी पोजीशन में भी थ्रू आउट पंजाब रहा हूँ। तो अगर उन्होंने पीछे से सब कुछ संभाला है तो मैं गया हूँ ना। ठीक हो। फैमिली को तो फर्स्ट टाइम अब है कि इसी माह में बच्चों को साथ लाहौर शिफ्ट कर रहा हूँ FSC करने के लिए, या 6 में दूसरे बेटे को। तो पीछे से सारा कुछ उसने संभाला, तो मैंने आगे काम किया ना। अच्छा, बच्चों को भी डॉक्टर बनाएंगे कि या उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें पढ़ने देंगे? नहीं, 2 नहीं बने, और तीसरा भी नहीं बना। बड़ा बेटा जो साथ है उसने कहा कि मैंने MBBS नहीं करना, वो IT में गया। IT में वो जॉब भी कर रहा है और साथ MPhil भी कर रहा है। बेटी ने BS बायोकेमिस्ट्री की है, आगे MPhil भी बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं। छोटा अभी फर्स्ट ईयर में दाखिल करवाया उसको, तो उसने भी कहा कि मैंने प्री इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा, आमतौर पे हर वालिदैन का ये की जो ख्वाहिश होती है कि जो उन्होंने किया, जिस शोबे के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया, उसकी विरासत भी कहीं ना कहीं उसकी फैमिली में से ट्रैवल करे, साथ नीचे की तरफ जाए, टिकल डाउन हो उसके इम्पैक्ट्स भी। तो जब बच्चे आपके कोई भी उस डॉक्टरी में नहीं आए जिसमें उन्हें पूरी लाइफ यानी गुजारी, और आपको लगता है और आपने कहा भी है जैसा कि एक दौर में तो खैर यही एक शोबा था, तो एक बड़ा शोबा मौजूद होने की वजह से भी वालिदैन, एक तो बच्चे उसको कर नहीं रहे, इसमें आपकी फीलिंग्स क्या है? और दूसरी बात है कि क्या वजह है कि क्या डॉक्टरी के अंदर ऐसी कोई वजह है कि लोग उसके अंदर चाम खोते चले जा रहे हैं?
ये नहीं, मेरी ये फीलिंग भी बताता हूँ और मेरी एडवाइस और रिक्वेस्ट भी है कि उस भेड़ चाल में हम ना आए। मैंने तो प्रैक्टिकली भी देखा कि बच्चों ने जो डिसीजन किया, या अब मैं बतौर सीयू हेल्थ नारोवाल शेखुपुरा अब लाहौर में एज MSPU देखा कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। ये 8,000 के करीब डॉक्टर्स पास आउट हो रहे हैं हर साल, लेकिन उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। प्राइवेट सेक्टर उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, इसलिए वो उनमें वो फ्रस्ट्रेशन और डेप्रीवेशन बहुत ज़्यादा है करने के बाद। फिर अब तो डॉक्टरी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज के अलावा बाकी तो पेड हो रही है, करोड़ों में हो रही है। और जब वो बाहर से करके आए या यहाँ से प्राइवेट सेक्टर में करें और उनको फिर जॉब ना मिले, या जॉब के लिए उनको एक लंबी एफर्ट करनी पड़े, या वो जॉब उनके 60-70,000 उनको दे इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हो, तो उनके लिए इतनी वो चार्मिंग या सेटिस्फेक्शन नहीं रहती। फिर वो 7 साल लगा के मजीद पोस्ट ग्रेजुएशन करे, उसके बाद फिर वो जॉब लें। फिर इस काबिल हूं कि 15-20 साल बाद के एक हैंडसम उनकी लिविंग हो। तो ये फैक्ट्स हैं जो हमें फेस करने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अगर जॉब्स क्रिएट नहीं होती और वो सारी सिचुएशन नहीं पैदा होती, तो आपने कहा कि ह्यूमैनिटी तो एलिमेंट में है, बीमार होती है वो, लेकिन अब डॉक्टर को तो हमने बीमार नहीं ना करना ज़हनी तौर पे। नहीं, उसकी डॉक्टर जब वो स्कूल में दाखिल हुआ या उसने डॉक्टरी की, बैकग्राउंड में तो यही होता है ना कि इस इल्म को हासिल करने के बाद वो अपनी जिंदगी एक अच्छी बेहतर गुजारेगा उस स्किल या उस नॉलेज के बदले में। लेकिन जब वो उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन तो आती है ना। चले यानी इस तरह करते हैं बात कि क्या किया जाए कि जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन हो। हाँ जी, जितनी प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए, और साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जितनी वेकेंट जॉब्स है ना उनको फिल किया जाए, तो उसमें भी काफी सारी इन्फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, एक और बड़ा अहम पॉइंट कि जो मैंने देखा डॉक्टर्स जो एक तो जो चाइना वगैरह से पढ़ के आते हैं, बाहर से आते हैं, तो उनको इतना लेंथी प्रोसीजर कर दिया जाता है कि वैसे अगर कोई फ्लड आ जाए, कुछ आ जाए, अभी जब आपको पता है कोरोना था तो हम चाइनीज डॉक्टर बुला रहे थे यहाँ इलाज के लिए, तो जब वहाँ से कोई पढ़ के आ रहा था हम उसको मान नहीं रहे थे, उसके लिए इतने सारे हमने टेस्ट रखे। अच्छा, वो कर भी जाए, हाउस जॉब कर भी ले, एक तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर उन्होंने जो बाहर से पढ़ के आए थे स्पेशली चाइनीज, वो अनपेड हाउस जॉब्स वो कर रहे हैं, या की उन्होंने, जो लोकल थे उनको पेड जॉब मिली थी। एक तो डिस्पैरिटी इसके अंदर बहुत बड़ी है, और उसके बाद भी वो फंसे हुए हैं। नहीं, ये डिस्पैरिटी नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि देखिए हर कंट्री में या हर रीजन में उनकी एक रेगुलेटरी बॉडी है। हमारी रेगुलेटरी बॉडी पंजाब मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है या पंजाब मेडिकल फैकल्टी है। ये तो नहीं कि हर बंदा बिजनेस की शक्ल में उसके पास पैसा हो तो वो मेडिकल स्टोर भी बना ले, वो एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन भी बना ले, वो मेडिकल कॉलेज भी बना ले। कोई तो रेगुलेट करता है ना उनको कि भाई बेसिक मिनिमम नीड्स इसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसकी ह्यूमन रिसोर्स की, इसकी ट्रेनिंग्स की, इसकी पैरेलल हॉस्पिटल की भी ये हैं, ये होंगी तो उसको पीएमसी रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उस हिसाब से उसको सीटें देगा ताकि उस बरिंदे की ट्रेनिंग अच्छी हो। हमारे डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद कुछ कंट्रीज में वहां पे जाते हैं, जैसे पाकिस्तानी डॉक्टर एमबीबीएस करके अगर कनाडा में जाता है तो क्या ख्याल है वहां उसको डॉक्टरी की जॉब मिलती है? नहीं, वो बेस से उसको सारा कुछ करना पड़ता है। वो नहीं रिकॉग्नाइज करते हमारे एमबीबीएस को, हमारी पीएमसी को नहीं करते। ऐसे ही जो इदारे अफिलिएटेड नहीं है हमारे साथ, हमारी काउंसिल उनको स्टैंडर्ड्स पे नहीं देखती। देखिए अगर 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन वाला वहां से एमबीबीएस करके आ जाता है तो उस स्टैंडर्ड या उस लेवल पे तो नहीं होगा कि हम ह्यूमन एल को उसकी डिस्पोजल पे दे दें कि उस कर ले। वो लाजमी तौर पे उस टेस्ट को पास करे। अच्छा, लेट्स पुट इट बाकी आ गया आपका हाउस जॉब वाला। देखिए हाउस जॉब वाला अगर यहाँ पे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के साथ 271 एमबीबीएस की सीट्स है तो उसके साथ जो अटैच हॉस्पिटल है वो 271 को हाउस जॉब दे रहा है। भाई पैसे तो जो हाउस जॉब के जितने हम डॉक्टर पैदा कर रहे हैं इस हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड डॉक्टर, हमने तो पेड हाउस जॉब उनके लिए क्रिएट करना है ना। ये तो नहीं है कि हम डॉक्टर हमारे पास 271 हो रहे हैं और हाउस जॉब हम 1000 को दे दें।
ये जब पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल किसी हॉस्पिटल को और किसी इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है तो वो देखती है कि अगर इसने फलां मेडिकल कॉलेज प्राइवेट से की है तो इसके साथ 500 बेड का हॉस्पिटल भी है जो इसकी ट्रेनिंग भी कराएगा, हाउस जॉब भी करवाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है और पीएमसी का भी है। अगर किसी ने करना भी है तो अनपेड होगा और साथ उसका पेरेंट इदारा सर्टिफाई करेगा कि ये यहां से पे ले रहा है। गवर्नमेंट ने तो उतने ही हाउस जॉब पेड करने हैं जितने उसने किए हैं। और अगर एक बच्चा किसी प्राइवेट इदारे से एमबीबीएस कर रहा है तो वाई नॉट वहां हाउस जॉब भी करे, क्यों नहीं करता वो? वहीं से करे। जब उसका एमबीबीएस जिसकी बेस पे उसने सारी जिंदगी गुजारनी है तो हाउस जॉब भी वहां से करे। तो हो गया ना। मेरा पॉइंट है सिर्फ जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना से आ रहे हैं। अब मैंने जो आपका पीएमसी का पढ़ा था उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अनपेड जॉब कोई नहीं करेगा, सब पेड होंगे हाउस जॉब वाले। नहीं है ये, मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं लॉ ये है कि पेड जॉब वही होंगी, पहले प्रायोरिटीज तय हो गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, पीएमसी का, कि पेड जॉब सबसे पहले मिलेंगी जो उस इदारे के साथ अटैच्ड मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद वो जो पब्लिक सेक्टर के उनको मिलेगी और उसके बाद हाउस जॉब मिलेगी प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन पेड नहीं होगी। उसके बाद मिलेगी फॉरेन ग्रेजुएट्स को जिनकी पीएमसी के रजिस्ट्रेशन है लेकिन पेड नहीं होगी। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का भी है और ये पीएमसी का भी है। हमारे रिसोर्सेज को भी तो देखे ना कि जब इस इदारे के साथ 271 अटैच्ड हैं, ग्रेजुएट पास आउट हो रहे हैं, अब कैसे हम 1000 बंदे को दें? बाकी वो जितने होंगे, अब वो अनपेड वाला भी नहीं रहा। अब उसको टेक्निकलिस्ट को बचने के लिए कि उसका नाम एडिशनल अब लिया गया, एडिशनल हाउस जॉब। वो लोग फिर प्रेफर भी करते हैं ना कि आप देखिए कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जितना पेशेंट का इन्फ्लक्स है, जहां लड़ने की उनकी फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए भी वो आ जाते हैं। लेकिन पीएमसी के रूल्स के मुताबिक जब पीएमसी ने एक इदारे को अफिलिएट किया है, उसकी फैकल्टीज को देखा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है, रिसोर्सेज को देखा है, तो हाउस जॉब उनको वहां करना चाहिए जहां से उन्होंने एमबीबीएस की है। प्रैक्टिकल तालीम वहां से लें। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आता हूँ आपके जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ या लाहौर की, तो बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब को रश नजर आता है। अब इस रश से बचने का क्या तरीका? अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो सिर्फ लाहौर से लोग नहीं आ रहे बल्कि आउट ऑफ लाहौर बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। तो क्या लाहौर के अंदर नए टीचिंग हॉस्पिटल्स बनने चाहिए या इन्हीं की एक्सपेंशन जो है वो जारी रहनी चाहिए? इसमें ना म्यू हॉस्पिटल तो एक टर्शियरी लेवल का है जहाँ पे सुपर स्पेशलिटीज मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास डेली जो आउटडोर है ना वो 6500 से ज्यादा है। अच्छा, और एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी जो हमारी 3000 से ज्यादा है। ठीक कि बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो हमारा इंडोर का 2484 बेड का ये हॉस्पिटल है, इंडोर का जो हमारा बेड ऑक्यूपेंसी रेट है जो डेली हम रिपोर्ट लेते हैं वो हमारा 85-90% के दरमियान ही है। ठीक है। और इमरजेंसी का बेड ऑक्यूपेंसी रेट हमारा 800-900% पे है। मींस कि एक बेड पे 24 घंटे में 7-7, 8-8 मरीज भी रोटेट करते हैं इमरजेंसी में। वो बाद में क्योर होके चले गए या वार्ड में चले गए या आईसीयू में शिफ्ट हो गए। जरूरत है कि एक रेफरल मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, मसलन कि यहाँ पे तो वो पेशेंट भी आ रहे हैं कि जिनको टर्शरी केयर की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ प्राइमरी में या सेकेंडरी में वो डील हो चुक सकते हैं। और यहाँ पे एक फिल्टर क्लिनिक्स भी बनाए गए थे। ऐसे अगर पेरिफेरी में देखें, थ्रू आउट पंजाब देखें तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी हैं, रूरल सेंटर्स भी हैं, तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसके बाद फिर टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल हैं। लेकिन उस रेफरल मैकेनिज्म भी बनाया गया है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता। क्यों? कि ये अब उसको एक सिविल इशू सा बन गया है, आदत सी बन गई है कि हम लोगों को इतना कंपेल नहीं कर सकते। भी ठीक है, अगर आपको सिर्फ नज़ला जुकाम खांसी या सिंपल चेस्ट इन्फेक्शन है तो आप टर्शरी में नहीं आ जाए। जब वो आते हैं तो फिर उनको एंटरटेन करना पड़ता है। ये ओवरलोड होने की ये एक भी वजह है। अगर रेफरल मैकेनिज्म प्रॉपर बिल्डअप हो जाए और उस पर अमल दरामद हो जाए ना, तो यही लोड टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स पे नॉर्मल पेस में आ सकता है। ठीक है ना जी, यहाँ ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी ब्रेक से पहले बात की कि जो टर्शियरी लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी चीज़ें यहाँ रेफ़र होके आ रही हैं जो ज़रूरत नहीं है और वहीं पे भी इलाज हो सकता है। तो अब इसको सिविल इशू तो बन रहा है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन तो है ना? नहीं, ये है कि जो डिजीज डील होनी चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे, वो डायरेक्ट पेशेंट आ रहे हैं टर्शियरी लेवल पे म्यू जैसे हॉस्पिटल में। अगर वो उनका प्रॉपर फिल्ट्रेशन और रेफरल मैकेनिज्म बिल्डअप हो जाए ना, उससे हमारा रश कम हो सकता है। ठीक, कि टर्शियरी लेवल पे टर्शियरी केयर के ही पेशेंट्स आए, वो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल वाले नहीं आए, वो वहीं पे डील हो। लेकिन ये मसला हमारे कहने या एक मैकेनिज्म बनाने से ज्यादा एक सोशल इशू है। नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं ना, एक बंदा पेशावर से उठता है वो भी यहाँ पहुंचा हुआ है अपने बच्चे को लेकर या अपनी बच्ची को लेकर, जो गुजरात से उठा है वो भी यहाँ पहुंच रहा है, जो गुजरात वाला में वो भी यहाँ भाग रहा है कि ये जो एक इशू है। हाँ, ये भी है म्यू के साथ। म्यू तो लोगों को बस पेनाडॉल की तरह याद है, हालांकि पैरास्टामोल बाजार में सैकड़ों नाम से आती है, लेकिन वो कहते नहीं वो मुझे पेनाडॉल ही चाहिए है। वैसा म्यू तो सबको है, और म्यू फिर किसी को ना भी नहीं करता। ठीक, कि यहाँ से रेफरल बाकी सूबों से भी आ रहा है और पंजाब से भी आ रहा है और लाहौर के भी जितना भी है, उन लोगों को म्यू ही याद है। और म्यू को तो लोग दाता दलबार की तरह भी कहते हैं कि यहाँ से किसी को ना नहीं होती, वो सबको एंटरटेन किया जाता है, डील किया जाता है, और माशाल्लाह सबसे भी अच्छी है। मशीनरी लेवल क्या है यहाँ पर? मशीनरी लेवल क्या है इधर? मशीनरी लेवल भी हमारे पास मोर और लेस पूरी है कि हमारे पास तमाम की तमाम मेजर और माइनर सर्जरीज भी हो रही हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी, मेमोग्राफी, लिथोट्रिप्सी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, तमाम की तमाम सहूलतें मौजूद हैं और वो हम रेगुलर दे भी रहे हैं। तो और टाइम भी पेशेंट का जो इमरजेंसी होते हैं या जिनको इंडोर के होते हैं, तो वो मिनिमम टाइम में उनकी वो इन्वेस्टिगेशन की सहूलतें जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम उनको देते हैं। जो कोल्ड पेशेंट्स होते हैं उनको सीटी स्कैन, एमआरआई का टाइम जरा बाद का भी दे दिया जाता है, लेकिन इमरजेंसी को एज इमरजेंसी भी, या इंडोर को या जिसकी सर्जरी हो, उस तरीके से ही डील किया जाता है कि वो पेशेंट केयर में कोई डिले नहीं आता। और म्यू की एक स्ट्रेंथ भी बिल्डअप हुई है कोविड में कि हमारे पास वेंटिलेटर्स जो है ना वो काफ़ी सारे हैं। इवन मैं आप बताऊं कि ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि जी हम फलां प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में 1 महीने से हमारा पेशेंट वेंट पे है, तो हमारे तो पैसे भी खत्म हो गए हैं। और रियली वो मजरेबल हालत में होते हैं कि 1.5-2 लाख वेंट का वो चार्ज करते हैं। तो जब वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ वहाँ से रेफर होके आते हैं और इधर भी असेस होते हैं, तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो यार द स्टेट। जब एक पेशेंट इस हालत में चला जाता है कि उसका सब कुछ ही चला जाता है उस पेशेंट के लिए, उस इंसान के लिए, उस फैमिली मेंबर के प्यार में, उसको ज़रूरत होती है, तो उनको भी आते हैं। और हमारे पास इवन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से भी पेशेंट रेफर होके आते हैं एक प्रोटोकॉल के तहत, हम उनको भी अकोमोडेट करते हैं। कोविड में ये हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक शिकायत आती है, आम शिकायत होती है कि कोई ना कोई मशीन ख़राब होती है, कभी एमआरआई ख़राब होती है, कई माँ ख़राब रहती है, फिर लोग लगे रहते हैं कहीं दूर प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसको दाएँ बाएँ के जो क्लिनिक से वहाँ जा रहे होते हैं। तो आपने इस बात का इंश्योर किया कि आपकी मशीनें जो है वो अप टू डेट रहे और ख़राब ना हो? या हमारे बायो मेडिकल इंजीनियरिंग का एक पूरा महकमा भी है, हमारी एडिशनल एमएस भी है मेंटेनेंस एंड रिपेयर की, लेकिन मशीनरी है ख़राब हो भी जाती है। और अगर एक्सीडेंटल ऐसी कोई ख़राबी आ जाए हमारी सीटी स्कैन में, तो हमारे जो करीब हॉस्पिटल हैं जैसे गंगाराम है या सरसेज हैं या सैयद मिट है, हमारे जो इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं या हमारे इंडोर के पेशेंट्स होते हैं, हम उनसे बात करके बराबर रेफर करते हैं और एम्बुलेंस के जरिए फ्री ले जाते हैं, फ्री ले आते हैं। पेशेंट को नहीं फील होता कि ये गैप या ये डिले उसकी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है। उनको हम करते हैं उन हालात में, अगर 1 या 2 दिन के लिए हो तो कोल्ड केसेस को नहीं करते कि मतलब पेशेंट केयर में हम कभी भी डिसरप्शन नहीं आने देते, चाहे कहीं से भी हमें करवाना। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, हायर एजुकेशन कहाँ से हासिल की? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कार्डियोलॉजी में करना चाहता था, लेकिन रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि उजाब के दौरान मुझे जॉब मिल गई। तो उसके बाद मैंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ 2000 में। फिर मैंने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ लॉजिस्टिशियंस की इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फेलोशिप भी की है। और फिर मैंने
एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिसेंटली एमफिल पब्लिक हेल्थ भी किया है और यूनिवर्सिटी टॉप की है, गोल्ड मेडल लिया है मैंने। अच्छा, तो बाहर भी पढ़ने के लिए गए? नहीं, बाहर मैं गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में गया हूँ कि दैट वाज सॉर्ट ऑफ नॉलेज गेनिंग कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में। अच्छा, सफ़र सिखाता है आपको, और आप भी सफ़र पे गए एक बड़े लंबे सफ़र के ऊपर, तो सिर्फ मेडिकल की चीज़ें सीखी या कुछ और भी दानिश्वरी की बातें पता चली? मैं अपने MBBS के एडमिशन तक जितना भी लिटरेचर है वो एक दफ़ा पढ़ चुका था। कौन सा लिटरेचर? टोटल जितने भी बड़े राइटर्स हैं या जितने भी जासूसी नावल हैं या मज़ाहिया किताबें हैं या लिटरेरी हैं, वो एक दफ़ा मैंने ख़त्म कर ली हुई थी। अब वो कोविड के दिनों में मैंने वो दोबारा से पढ़ी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट को जब आप मिलते हैं तो उसको तो बड़ा कहते हैं जी आपने ये मसाले वाली चीज़ नहीं खानी, चिकन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो ऐसे लगता है कि पेशेंट तो ये सोच रहा था खाना क्या है फिर। तो डॉक्टर भी इसी तरह ही करते हैं कि आप लाहौर के अंदर हैं, हाँ। तो वो खाने से इज्तनाब करते हैं, यहाँ तो खब्बों वाला शहर है। नहीं, अवॉइड करते हैं। जब वो आप, मैं तो हूँ बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन भी हूँ लेकिन चूज़ी भी हूँ, तो अवॉइड करता हूँ कि बाहर का खाना ना ही बंदा ले। क्योंकि हमें देखिए इंटरनल सिस्टम तो अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा बनाया है। बाहर से कोई चीज़, कोई एनवायरमेंटल चेंज की शक्ल में या खाने की शक्ल में या पानी में अंदर जा रही है तो कुछ ना कुछ चेंज ला रही है ना। यानी फिर आप होटलिंग वगैरह नहीं करते? फैमिली को लेके होटलिंग वगैरह नहीं करते? करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि बिल्कुल यूज टू हो जाएं और सारा हफ्ता ही हम उन चीज़ों पे रहें, क्योंकि उन अब सब स्टैंडर्ड चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ख़ासकर ये आयल्स और बाकी चीज़ें ना उस मयार की नहीं है। इन द लॉन्ग रन वो आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। क्या इम्पैक्ट डालती हैं अगर आप जो बाहर से खा रहे हैं, ऑयल भी ठीक नहीं है, आपको वाटर भी अच्छा नहीं मिल रहा, और भी कुछ चीज़ें सब स्टैंडर्ड है, मसाला ठीक नहीं है, मिर्चें जो है वो जली हैं बीच में या सही नहीं है, बॉडी पे इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आता क्या है? बॉडी के एक जब ना खालिश चीज़ अंदर चली जाए ना तो आपके अंदर बॉडी में ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, और वो ऑक्सीडेंट्स जो है ना आपके हर सिस्टम को डिटीरियोरेट करते हैं। वो आपकी पावर, वो आपकी स्ट्रेंथ या उसकी ऑर्गन की फंक्शन उस लेवल पे नहीं रहती कि अगर आप नेचुरल डाइट लें, नेचुरल माहौल में रहें, आपकी इवन सोचने को पॉजिटिव रखें, तो उससे जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स है ना वो सिर्फ डाइट नहीं है, बाकी चीज़ों से भी वो कम होते हैं। ये देखिए, ये कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शफा रखी है, लेकिन वो दवाइयाँ शफा नहीं है। सारा कुछ वो क्या है? आपकी मुस्बत सोच भी आपकी शफा है, आपका अच्छे दोस्त भी आपकी शफा है, आपकी एक दीन से वाबस्तगी और अल्लाह पे फेथ वो भी आपकी एक शफा है। ठीक ऐसे ही नेचुरल माहौल में रहना, सनशाइन, ताज़ा हवा, साफ माहौल, सादा खुराक, ये भी आपकी शफा है। ठीक, ये सारी चीज़ें, फिर आपकी फैमिली आपकी शफा है, आपका नेचुरल और सिंपल लाइफस्टाइल आपकी शफा है। कि जो बीमारियां जो पैदा हो रही हैं सिर्फ खाने से नहीं हो रही, ये हमारे अननेचुरल रहने से, माहौलियाती आलूदगी से, अननेचुरल होने से, हमारी नेगेटिव थिंकिंग से, हमारी ओवर थिंकिंग से, इनसे सारी पैदा हो रही हैं और ये सारी इफेक्ट करती हैं। इसलिए हेल्थ की डेफिनेशन ये नहीं की गई, हेल्थ डजंट मीन कि बीमारी नहीं है। हेल्थ मीन्स कि आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और मोरली आप फिट है। आप मेंटली भी फिट हैं, आप स्पिरिचुअली भी फिट हैं, आप फिजिकली भी फिट हैं, फिर है वो, फिर ये है हेल्थ है। सिर्फ बीमारी का ना होना हेल्थ नहीं है। ठीक हो गया। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, सारा वक्त आप डॉक्टर ही रहते हैं या अपने लिए भी वक्त निकालते हैं? अपने लिए तो लाजमी तौर पे मैं निकालता हूँ। मैं बेसिकली एथलीट माइंड हूँ। हाँ, लेकिन आप तो बॉडी से भी एथलीट लगते हैं। हाँ, बॉडी से मैं पहलवानों वाली सीडेंटरी लाइफ भी थोड़ी हो गई है एमएस लगने के बाद, लेकिन मैं रेगुलर कोशिश करता हूँ कि मैं वॉक भी करूँ, जिम भी करूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ। तो वो साथ साथ ये चेंजेस के पहले मैट्रिक तक तो ज़्यादा क्रिकेट में रहे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम कम हुआ तो साथ बैडमिंटन भी शुरू कर दी, मज़ीद टाइम कम हुआ तो साथ जिम भी शुरू कर दिया।
अब कुछ टाइम मिलता है तो थोड़ी सी वॉक कर ली, जिम कर लिया, तो लेकिन खाने पीने की भी है शौक, साफ सुथरी चीजें। जी नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सारा सिलसिला चल रहा होता है, जो आप इस वक्त अपना काम कर रहे हैं, इसमें डेफिनेटली मुश्किलात भी आती हैं, तो आपको यहाँ क्या मुश्किलात रहीं? यहाँ भी उससे पहले भी अगर आपने डिलीवर करना है ना तो फिर मुश्किलात तो आपको आनी है। लेकिन सबसे जो मुश्किल मैनेजमेंट है ना वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है। बाकी तो सारी की सारी मैनेजमेंट आपकी साइंटिफिक है कि गवर्नमेंट ने अगर आपको पैसा दिया है तो साथ गाइडलाइंस भी दे दी हैं कि भाई ये पैसा इस हेड में इतने पैसे हैं और ये यूं आपने खर्च करना है। अगर वो इक्विपमेंट है तो उसकी भी है, एक स्टैंडर्ड्स तय है ना कि कैसे खरीदना है, उसने कैसे चलना है। सबसे मुश्किल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। और इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मुश्किल होने की वजह से कि एक वर्कर के ऊपर इतने लोग लगा दिए जाते हैं कि उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से डिलीवर करे। और उसमें फिर मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। खासकर फिर मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करूंगा कि दुनिया में सबसे मुश्किल मैनेजमेंट जो है ना वो हेल्थ की मैनेजमेंट है। इस लिहाज से अगर आप कम्युनिटी पर्सपेक्टिव में देखें तो एक आम बंदा जो भी पाकिस्तान का सिटीजन है या यहाँ इस धरती पे रहता है ना, वो आपका क्लाइंट है, वो आपका बॉस है, उसके लिए आपको पे किया जाता है। ठीक, उस से लेकर एक हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड बंदा कि जो उनको लीड भी कर रहा है उस एंड पे वो भी आपका क्लाइंट है। ठीक, दरमियान में भी सब आप, वो सब आपके पास है। यू हैव द की रोल। हाँ, और दूसरा नहीं, आपने उस डाइवर्सिटी को डील करना है। लेकिन अगर कोई एक इंजीनियर है, उसके नीचे सब इंजीनियर है तो उनको कर रहा है, उसके नीचे है वर्कर्स हैं तो उनको कर रहा है। हम कम्युनिटी के हर बंदे को, चाहे वो जितना बड़ा लीडर है या वो जितना उसके पास इल्म है या एक अनपढ़ है, सेम, या वो गरीब है या अमीर है, देखिए हमारा क्लाइंट है ना, क्लाइंट है, हमारा बॉस है, वी आर पेड फॉर दैट। इतनी डाइवर्स, लेकिन आपने बड़ी डील कर रहे हैं। एक ऐसी टर्म यूज की है जो मुझे नहीं लगता कि रियल सेंस में वो आपके नज़र में तो होगी, लेकिन बाकी जगह पर प्रवेल करती है पब्लिक सेक्टर के अंदर। वो आपने कहा कि एक आम आदमी को आपने क्लाइंट तो कहा, चलो ये तो समझ आती है, आपने बॉस कहा। मैं वही कहा ना, अगर आप सर्व करना चाहते हैं ना तो वो अगर आप यहाँ बैठ के देख लेना, या अगर एज ए मैनेजर या एज MS मैं ना भी उसको बात समझूं ना तो वो मुझे जरूर समझेगा कि मैं उसके लिए बैठा हूं। ठीक, उसका तो एटीट्यूड यही होगा ना। और अगर मैंने डिलीवर करना है तो उसको मैंने अपना बात समझना है। मैं ना भी समझूं तो वो जरूर समझता है कि ये पेड फॉर मी, लाजमी बात है, आई एम पेड फॉर दैट। ये कम्युनिटी में हो गया। आप देखिए कि हमारा अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास प्राइमरी पास नायब कासिद, सेंट्री वर्कर, चौकीदार हैं, फिर पैरामेडिक्स आ गए जो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर नर्सेज आ गई, फिर डॉक्टर्स आ गए, फिर प्रोफेसर आ गए। डाइवर्सिटी देखे कितनी है। उस ह्यूमन रिसोर्स को हमने मैनेज करना है। ठीक हो गया। आप देखिए, अब हम इक्विपमेंट देखें कि डे बाय डे चेंजिंग इक्विपमेंट जितनी दुनिया में हो रही है वो अपडेटेड, और हमने रूल्स को फॉलो करते हुए वो खरीदना है। ठीक, मेडिसिन देखें तो दुनिया जहान की जितनी मेडिसिन है, अगर हमें डिमांड होती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ से और पेशेंट को जरूरत होती है तो हमने वो कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, जब आपने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया, इवॉल्व किया, जो आपने बताया, जब एक MS इतना सिस्टम बना लेता है तो फिर अचानक पता चलता है कि वो तब्दील हो गया, उसकी जगह कोई और आ गया, यानी ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो लगता है कि है ही नहीं। और हमारे यहाँ पर
जो चीज़ें चलती हैं वो पर्सनैलिटीज़ के साथ बड़ी अटैच होती हैं। जो एक सिस्टम बनाता है वो एक बॉस तो बनाता है या एक एमएस तो बनाता है, अच्छा जो नेक्स्ट आता है उसकी पूरी एक लाइन और होती है। तो आपको नहीं लगता कि विदाउट इंश्योरिंग टेन्योर जो है उसकी जो सिक्योरिटी है, आप ये जो भी बना रहे हैं ये शायद इतनी परमानेंट नहीं है? नहीं, इसमें ना हम वो बेसिक रूल्स भूल गए हैं कि जो बनाने वाले की तरफ से डिफाइंड है। देखिए, बनाने वाले ने तो एक एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुतय्यन कर दिए, एक बीज के अंदर मुतय्यन कर दिया, या एक स्पर्म एग के अंदर कि इंसान कैसा होगा या पौधा कैसा होगा या उसका फल कैसा होगा, और अरबों नूरी साल तक की कायनात कैसे चल रही है। तो उसने जब ये भी डिफाइन कर दिया कि आपका सारा दारो मदार आपकी इंटेंशन पे, आपकी फेथ पे, आपकी कमिटमेंट पे है, ठीक, तो अगर आप उस फेथ को, उस कमिटमेंट को, उस इंटेंशन को, उस खलूस नीयत को सामने रखते हैं ना, तो ये टेन्योर चीज बेमैनी है, ये ट्रांसफर भी बेमैनी है। आप सर्व तो करें ना, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, जहां भी हो, यानी विदाउट एनी फियर। नहीं, विदाउट एनी फियर, आप एक गुड इंटेंशन के साथ, गुड फेथ के साथ लोगों को सर्व करने के साथ सर्व करें ना, तो आपको इस आलम असबाब में भी सपोर्ट आती है, और लाजमी आती है। ये बनाने वाले ने ये कानून बनाया है और ये है, वो फियर ही नहीं होना चाहिए। फिर अगर उस बंदे की उस पोस्ट के साथ कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या कोई चीज अटैचमेंट्स नहीं है, तो टेन्योर फिर क्या है, कहीं भी सर्व करे। मैं एक बेसिक एल्यूनेट पे 10 साल रहा हूं, तो नहीं सोच सकता था कि मैं एमएसमी होऊंगा, या मैं इतनी डाइवर्स मेरी जॉब नेचर हो जाएगी नियर रिटायरमेंट, इतना कुछ मैं सर्व कर लूँगा। लेकिन ये ज़रूर दुआ करते थे कि मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब से किसी ने पूछा था कि कुरान मजीद क्या है, तो आपने कहा ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं, अल्लाह की बंदगी, रसूल की इताअत और खिदमत खल्क। ठीक, कि या अल्लाह हमें अपनी बंदगी, अपने रसूल की इताअत और खिदमत खल्क करने की तौफीक दे। बेशक यही है, एक अच्छी इंटेंशन के साथ वो खिदमत करे ना, तो वो राय पैदा करता है, देता है, वो ज़रूर देता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपका पूरा सिस्टम है, अक्सर लोगों को शिकायत होती है आया से, किसी जब आप एंटर होता है मरीज, तो असल इश्यू होती है एटीट्यूड की। तो हॉस्पिटल का ये जो आपका लोअर स्टाफ है, उसका जो एटीट्यूड हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती है, उसको कोई ठीक किया जा सकता है? नहीं, मैंने उस एटीट्यूड को एटीट्यूड से ठीक किया, यहाँ नहीं किया। मैंने उस एटीट्यूड को एटीट्यूड से, मैं मान रहा हूँ कि मैंने उस एटीट्यूड को एटीट्यूड से चिरौट भी ठीक किया है, नारोवाल भी किया है, शेखुपुरा भी किया है। और यहाँ भी मेरे स्टाफ से पूछ लें कि भाई अगर हमने पेशेंट के साथ, मैंने कह दिया कि मेरा वीआईपी पेशेंट है, पेशेंट के साथ मिसबिहेव किया, उसको तवज्जो ना दी, और अगर एमएस को पता चल गया ना, तो वो एक्शन लेगा। ये आप 11,000 लोग काम कर रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट में इतना लंबा चौड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, डाइवर्स मैनेजमेंट होती है, आप एक अपना इमेज और इंप्रेशन देते हो बेसिकली। नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी के कैरियर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो वाला जो होता है ना इंप्रेशन, एक वालिद वाला या वो बड़े भाई वाला, वो मैंने रखा है जरूर, ताकि उस सर्विस डिलीवरी, वर्किंग, फंक्शनिंग वो स्मूथ रहे। देखिए, हमने डिलीवर करना होता है इतनी डाइवर्स को। सबसे मुश्किल मैंने ये माना ना कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे मुश्किल है। हमारे एम्प्लॉइज में भी है ना कि इतने हाईली क्वालिफाइड लोग भी हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो आउटसोर्सिंग वाले हैं, ये अनपढ़ लोग को भी रख लगते हैं, उनका रवैया नहीं ठीक होता। अच्छा, लेकिन अगर उनको हम इंप्रेशन देना भी नहीं, आई एम फॉर पेशेंट्स हो, ठीक, और अगर मैंने किया तो आई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, एक हद तक अकाउंटेबिलिटी आप करें, किसी के कैरियर को, किसी के फ्यूचर को, किसी के बच्चों को ना नुकसान पहुंचाएं। आप वो इंप्रेशन तो देना, आप उनके बड़े भाई हो या वालिद हो, तो डिलीवर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किस काम से आपको दुख महसूस होता? ये मेडिकल लीगल में जब थोड़ा सा ना इधर उधर किया जाता है या पेशेंट इग्नोर होता है ना, उसमें होता है। मैं तो मेडिकल लीगल की बुनियाद पे 2 दफा ट्रांसफर भी हुआ। अच्छा, लेकिन मर्जी के मुताबिक नहीं किया?
नहीं, किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं किया। हाँ। तो लेकिन उसके बाद मुझे जो रिवॉर्ड मिला, विद इन नो टाइम आई वाज अपलिफ्टेड। यानी आपको कुदरत ने पूरा साथ भी दिया। हाँ। अच्छा, किस बात पे इत्मीनान और खुशी मिलती है? किसी को स्माइल देके। अच्छा, इससे खुशी मिलती है। मतलब यहाँ मैं अपना फोन ऑन रखता हूँ, मोस्टली अननोन नंबर भी जो है ना मैं सुन लेता हूँ। इवन मुझे तो फोन ये भी आ जाता है कि मैं वो फलां डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ यार, वो या मैं फलां बंदा हूँ, मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव, और वो फलां एमएस फोन नहीं अटेंड कर रहा, आप उसे कहो। अच्छा, मतलब इस हद तक भी मैं अटेंड कर लेता हूँ। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अपने पेशेंट्स का तो जब बंदा जाग रहा होता तो जरूर कर। डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत सारी करनी थी, टाइम चूंकि हमारे पास, हमें थोड़ा सा कंस्ट्रेंट होती है टाइम की भी, तो कोई पैगाम आप लोगों को देना चाहते हो तो कैमरे पे दे सकते हैं। जी बिल्कुल, लाइफ में कोई रिवाइंड नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, और ये लाइफ 60, 70, 80 साल को इतने ज़्यादा भी नहीं है। नो डाउट कि हमारी बेसिक नीड्स हैं जो हमारे साथ अटैच है, वो भी पूरी होनी चाहिए, हमें अच्छी लाइफ गुजारनी भी चाहिए, लेकिन अगर हम वो एहसास जिम्मेदारी के साथ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कुछ ने पूछा कि आपने इंसान की कीमत लगानी हो तो कैसे लगाएं, आपने फरमाया कि उसकी एहसास जिम्मेदारी की लगाएं। अगर वो एहसास जिम्मेदारी आप में बतौर स्टूडेंट है तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अच्छी पे बैक होगा। एहसास जिम्मेदारी आपको दोस्तों के बारे में है, यू विल बी विनिंग मोर फ्रेंड्स। फैमिली के बारे में है, फैमिली आपको प्यार करेगी, आपको फ्रेंड समझेगी, आपके साथ ज़्यादा अटैच होगी। ऐसे ही अगर आपकी टीम को आप ये इंप्रेशन देते हैं यू आर द टीम लीडर, कि आप उनके बॉस नहीं हैं, आप उनके एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, आप उनको लीड कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनके अंदर वो मोटिवेशन कर रहे हैं, तो यू कैन डिलीवर ए लॉट। सिर्फ एहसास जिम्मेदारी कहीं भी पैदा हो जाए ना अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, हर सेक्टर में, फैमिली में, तो उसके बदले में हमें अल्लाह की तरफ से इसमें आलमी असबाब में भी सबब, वसीले, मदद, सपोर्ट और अपलिफ्टिंग ज़रूर मिलती है। जी नाज़रीन, इस पंच लाइन के साथ जो कि डॉक्टर साहब ने दी कि अगर हमारे दरमियान एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाए तो डेफिनेटली लाइफ बहुत खूबसूरत हो सकती है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।